वो सुरों की मल्लिका आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता रहेगा। उन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में गाने रिकॉर्ड कराए हैं। उन्होंने केवल हिंदी भाषा में ही 1000 से ज़्यादा गीतों को अपनी आवाज़ दी है। जी हाँ, हम आज जानेंगे सुर साम्राज्ञी, सुरों की रानी, सुरों की मल्लिका के नाम से मशहूर और महान गायिका लता मंगेशकर जी के जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प अनसुनी बातों के साथ, और भी बहुत कुछ। बने रहिए हमारे साथ। बताओ तुम कौन हो, ख्यालों पे जो छा गए, अभी तो मैंने ठीक से तुम्हें ना पहचाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन का किस्सा, और आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। दोस्तों, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जो एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। लता जी की मां का नाम सेवंती मंगेशकर था, जो गुजरात से थी। लता जी का पहला नाम हेमा था, लेकिन जन्म के 5 साल बाद माता पिता ने हेमा से बदलकर लता रख दिया। इसके पीछे वजह यह थी कि दीनानाथ जी के ड्रामा कंपनी में एक नाटक था भावबंधन, और उसमें एक किरदार थी लतिका। वो किरदार लता जी के पिता को इतना पसंद आया कि उन्होंने लता जी का नाम हेमा से बदलकर लता रख दिया। लता मंगेशकर जी का सरनेम पहले मंगेशकर नहीं था, बल्कि हार्डिकर था, लेकिन उनके पिता ने अपना सरनेम हार्डिकर से बदलकर मंगेशकर रख लिया, क्योंकि वो गोवा के मंगेशी जगह के रहने वाले थे। इस तरह हेमा हार्डिकर अब लता मंगेशकर बन गई। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। लता जब 5 साल की थी तब से उनके पिता ने उन्हें संगीत सिखाना शुरू किया। उनके साथ उनकी 3 बहनें आशा, मीना और उषा मंगेशकर भी संगीत सीखा करती थी। इसके पीछे भी एक कहानी है। एक दिन लता जी के पिता जब किसी को गायन सिखा रहे थे और वो राग गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, तब उनके पिता ने उससे कहा कि तुम प्रैक्टिस करो जब तक मैं बाहर होके आता हूँ। और यह बात लता जी गैलरी में खड़ी सुन रही थी। लता जी अक्सर घर में हो रही गायन शिक्षा को सुना करती थी और सीखा करती थी। जब वो लड़का प्रैक्टिस कर रहा था तो लता जी को उसके सुर में गड़बड़ी दिखाई दी, और लता जी जाकर उस राग को गाकर सिखा रही थी कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे गाते हैं। तभी उनके पिता पीछे खड़े सब सुन रहे थे, और उन्हें लगा कि मैं बाहर वालों को संगीत सिखा रहा हूँ, जबकि हमारे घर में ही गवैया मौजूद है। फिर अगले दिन सुबह 6 बजे से तानपुरे के साथ लता जी को उनके पिता ने संगीत सिखाना शुरू किया। लता मंगेशकर जी अमान अली साहब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। लता जी ने अपने पिता के साथ मराठी संगीत नाटक में काम किया। महज 9 साल की उम्र में उन्होंने बड़े कार्यक्रमों और नाटकों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। लता जी के पिता के दोस्त और मशहूर अभिनेत्री नंदा के पिता मास्टर विनायक उन्हें गायन और अभिनय की दुनिया में ले आए। लता जी ने अपना पहला गाना मराठी में गाया था, लेकिन ये गाना कभी रिलीज ही नहीं हुआ। मार्च 1942 में लता जी ने अपना पहला गाना गाया, और अप्रैल 1942 में उनके पिता हमेशा के लिए उनको अकेला छोड़कर चले गए। तब लता जी महज 13 साल की थी। पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां काफ़ी परेशान हो गई, और घर में कोई भी ऐसा नहीं था जो परिवार का खर्च चला सके। और इस तरह घर की बड़ी बेटी होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी अब नन्ही सी लता के ऊपर आ गई। जहां लता जी के पिता कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी लता शास्त्रीय संगीत छोड़कर सिनेमा में जाए, वहीं लता जी को ना चाहते हुए भी सिनेमा में गायन को छोड़ो, अब अभिनय के लिए भी हाँ करना पड़ा। मास्टर विनायक के कहने पर लता जी ने अपनी पहली फिल्म में अभिनय किया, और इस रोल के लिए लता जी को 300 रुपये मिले। लता जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वह सभी से प्यार करती थी। उनके प्यार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने भाई बहनों को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ाई नहीं की। लता जी केवल 1 दिन के लिए स्कूल गई थी।
जब अपनी बहन आशा को लेकर वो स्कूल गई तो मास्टर साहब ने कहा कि उन्हें आशा की भी फीस देनी होगी, तो लता जी अगले दिन से स्कूल ही नहीं गई और लता जी ने अपनी खुद की पढ़ाई छोड़ भाई बहनों की पढ़ाई की फीस जुटाने के लिए काम में लग गई। हालांकि बाद में उन्हें न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी सहित 6 विश्वविद्यालयों ने मानद उपाधि से सम्मानित किया। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने साल 1942 में मंगला गौर, 1943 में माझे बाल, 1944 में गजभाऊ, 1945 में बड़ी माँ और साल 1946 में जीवन यात्रा जैसी फिल्मों में लता ने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की। इसी दौरान उनकी मुलाकात गुलाम हैदर से हुई। मास्टर गुलाम हैदर ने लता की प्रतिभा को पहचाना और वो लता के मेंटर बन गए। वे लता को दिग्गज फिल्म निर्माता शशिधर मुखर्जी के पास ले गए, जो उस समय शहीद नामक फिल्म बना रहे थे। हैदर ने लता को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता को सुनने के बाद मुखर्जी ने यह कहते हुए लता को लेने से इनकार कर दिया कि लता की आवाज़ बहुत पतली है। इससे मास्टर गुलाम हैदर भड़क गए। वो लता की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता छा जाएगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिरकर लता से अपनी फिल्मों के गाने के लिए मिन्नत करेंगे। फिर गुलाम हैदर ने लता से साल 1948 में आई फिल्म मजबूर में एक गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गवाया और यह गीत लता का पहला हिट गाना माना जा सकता है। दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने। साल 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई महल। इसमें खेमचंद प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह गीत सुपर डुपर हिट रहा और इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आने वाला आ चुका है और यह गीत लता के बेहतरीन गानों में से एक माना जाता है। आएगा आएगा आने वाला। और आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी आवाज का जादू भारत के साथ साथ समंदर पार विदेशों में भी लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा। लता मंगेशकर देखते ही देखते चोटी की गायिका बन गई। महिला गायिकाओं में उनके इर्द गिर्द भी कोई नजर नहीं आता था। कई फिल्में महज इसलिए सफल रही क्योंकि लता मंगेशकर के गाने लोकप्रिय हुए और इस कारण ही फिल्में चल निकली। लता के द्वारा गाया गया गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंखें भर आई थी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लगभग 7 दशक से भारतीय फिल्में लता के गीतों के इर्द गिर्द घूमती रही। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक तमाम ऐसी हीरोइनों को उन्होंने आवाज दी। लता की आवाज कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं लगी। देश की बेटी लता मंगेशकर को गायकी के क्षेत्र में अतुल्य योगदान देने के लिए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड सहित कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। ये भी कोई मन्ना आया रसीदी सी, बिरहा की रात का जलना आया रसीदी सी, ढोला लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। नी मैं यार मनाना नी, चाहे लोग बोलियां बोले, नी मैं यार मनाना नी, चाहे लोग बोलियां बोले, नी मैं यार मनाना नी, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो पास ना आना नी, चाहे शहर सौतने भोले। लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं में 50,000 से ज्यादा गीतों को अपनी आवाज दी है। वर्ष 1962 में लता की जान लेने की कोशिश की गई।
लता को एक दिन सुबह उठते ही उन्हें पेट में जबरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने के लिए भी उन्हें दिक्कत होने लगी। डॉक्टरों का कहना था कि लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इस बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन इस घटना के बाद उनका रसोइया भाग गया था और तब उनकी बहन उषा ने उनके खाने पीने और रसोई का ख्याल खुद रखा था। इस बात से तो हर कोई वाकिफ है कि लता जी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन इसके साथ यह सवाल भी उठता है कि आखिर उन्होंने शादी क्यों नहीं की। बताया जाता है कि संगीतकार सी रामचंद्र ने लता मंगेशकर के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लता जी ने इसे ठुकरा दिया था। हालांकि लता ने इस बारे में कभी खुलकर नहीं कहा, परंतु बताया जाता है कि सी रामचंद्र के व्यक्तित्व से लता बहुत प्रभावित थी और उन्हें पसंद भी करती थी। मशहूर म्यूजिशियन और गायक भूपेन हजारिका के साथ भी उनका नाम जुड़ा। खुद उनकी पत्नी प्रियंवदा पटेल ने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया था कि भूपेन और लता का अफेयर था और लता ही उनके रिश्तों के बीच दूरियों का कारण बनी। हालांकि उनके इस खुलासे के बाद लता के साथ ही उनका परिवार भी खासा नाराज हुआ था और इस खुलासे को झूठा करार दिया गया था। लता मंगेशकर की प्रेम कहानी का एक किस्सा और पढ़ने को मिलता है। हालांकि इस प्रेम कहानी का दावा भारत में कम और पाकिस्तान में ज्यादा किया जाता है। दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के मशहूर फनकार और अपने समय के तानसेन उस्ताद सलामत अली खान और लता के बीच भी अफेयर था। लता सलामत अली खान की गायकी, ख्याल और ठुमरी की दीवानी तो थी ही, साथ ही उन्हें पसंद भी करने लगी थी। खुद उस्ताद सलामत अली खान भी प्लेबैक सिंगर से शादी करना चाहते थे। दोनों ही उस समय कैरियर की ऊंची परवान भर रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसा ना हो सका और दोनों कभी एक नहीं हो सके। दूसरी कहानी में बताया जाता है कि लता जी को एक शख्स से प्यार था, लेकिन इनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। शायद इसलिए ही उन्होंने कभी शादी नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डूंगरपुर राजघराने के महाराजा राज सिंह से लता मंगेशकर बेहद प्यार करती थी। ये महाराजा लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के दोस्त भी थे। कहा जाता है कि राज ने अपने माता पिता से वादा किया था कि वो किसी भी आम लड़की को अपने घराने की बहू नहीं बनाएंगे, और राज ने यह वादा ताउम्र निभाया और इस वजह से उन्होंने लता जी से शादी नहीं की। लता जी ने कभी इस बारे में बात नहीं की। उन्होंने शादी ना करने की वजह घर की जिम्मेदारी को बताया। उधर राज ने जहां एक और राजघराने के अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं करने का परिवार से किया अपना वादा निभाया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने प्यार को हमेशा सीने में समेटे रखा और कभी शादी नहीं की। राज ने लता जी का प्यार का नाम मिट्ठू रखा था। वह हमेशा अपने साथ एक टेप रिकॉर्डर लेकर चलते थे जिसमें लता जी के कुछ गाने होते थे। राज लता जी से 6 साल बड़े थे। उन्हें क्रिकेट का काफी शौक था। 12 सितंबर साल 2009 को राज सिंह का निधन हो गया था। राज के अलावा लता जी ने कभी किसी से प्यार नहीं किया। बहरहाल सच यही है कि लता मंगेशकर ने संगीत से ही प्यार किया और उसी के साथ फेरे भी लिए। बाकी कहानियां किस्से तो उनकी कामयाब शख्सियत का हिस्सा हैं। फिर चाहे सच हो या अफवाह, हमेशा सुने और पढ़े जाते रहेंगे। लता जी की आवाज़ का हर कोई दीवाना है। आज भी उनकी आवाज़ का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। लता जी ने अपना आखिरी गाना देश के सैनिकों के सम्मान में समर्पित मार्च 2019 में सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा गाया था। इस गाने की पूरी लिरिक्स प्रसून जोशी ने लिखा था। भारत रत्न लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में 6 फरवरी 2022 की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। और ये भारत की बेटी स्वर कोकिला, देश की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। सुर साम्राज्ञी लता जी की आवाज़ सदियों तक गूंजती रहेगी। आपको लता जी के कौन कौन से गीत अच्छे लगते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का आभार और धन्यवाद।